हे गाइस, दिस इज आराधना चौरसिया एंड वेलकम बैक टू दिस एजुकेशनल चैनल द लर्नोपीडिया। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था आधुनिक भारत का इतिहास, इसके अंतर्गत हमारा चैप्टर चल रहा है उत्तर मुगल काल में नवीन राज्यों का उदय। इसके अंतर्गत हमने बंगाल और अवध का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आज हम देखेंगे मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य पूरा कैसे वो उदित होता है, मीन्स कैसे जन्म लेता है ये मराठा साम्राज्य शिवाजी के नेतृत्व में, और फिर आगे चलकर ये पूरा जितना मैंने रेड रेड पोर्शन बनाया ना, ये पूरा मराठा साम्राज्य है कि किस तरह से वो पूरे भारत में विस्तृत रूप लेगा और फिर एक समय ऐसा आएगा कि फिर ये संकुचित होना शुरू हो जाएगा और एट लास्ट मीन्स एंड में ये अंग्रेज़ों के अधीन आ जाता है। तो हमें जितना भी हम चैप्टर देख रहे हैं वो उन सब का एंड क्या है, वो अंग्रेज़ों के हक में आ जा रहा है। तो हम वही चैप्टर उठा के देख रहे हैं, क्योंकि उत्तर मुगल काल में नवीन राज्यों का उदय और लास्ट में हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं, अंग्रेज़ों तक। मीन्स पूरी कहानी हमारी जाएगी 1858 के क्रांति का कारण बनेगी। तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसके पहले की एक वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में चैनल पर विजिट करिए, आपको मिल जाएगी। तो मराठा साम्राज्य, जब भी हम इस साम्राज्य का नाम लेते हैं तो हमें शिवाजी की याद आती है। बिल्कुल सही याद आती है, क्योंकि मराठा साम्राज्य के संस्थापक हैं शिवाजी। तो पहले शिवाजी की थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की और फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। तो शिवाजी का जन्म हुआ था 6 अप्रैल 1627 में शिवनेर, महाराष्ट्र में। इनके पिता थे शाहजी भोसले और इनकी माता जीजाबाई। पिताजी शाहजी भोसले और माता जीजाबाई। क्लियर इतना? इनके गुरु थे दादा कोंडदेव और इन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव था गुरु रामदास का। तो ये तो हो गई छोटी छोटी बातें, एग्ज़ाम में वन लाइनर क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं। अब स्टार्ट करते हैं कि शिवाजी मराठा साम्राज्य की स्थापना करने में किसकी सहायता लेते हैं, क्या क्या नीतियां अपनाते हैं। शिवाजी जब थोड़े से बड़े हुए तो उन्हें पूना की जागीर मिल जाती है, वो वहाँ पे काम करते हैं और आसपास का जो मालव प्रदेश, मावल प्रदेश रहता है, मावल प्रदेश, वहाँ के सैनिकों को इकट्ठा करते हैं। शिवाजी की ये नीति रहती है कि स्वराज की स्थापना की जाए। स्वराज मीन्स स्वयं का राज्य हो। इन्हें मुगलों से चिढ़ रहती है, क्यों? क्योंकि इनका मानना था कि मुगल जो हैं वो बाहर से आए हैं। वैसे तो मुगल बाहर से आए थे, मानना क्या था, सही मानते थे, मुगल बाहर से आए हैं और हम पर हुकूमत कर रहे हैं। तो इन्हें ये पसंद नहीं था। इनका मानना था स्वयं की मिट्टी से उत्पन्न हुआ हो, हमारे दादा परदादा भी यहीं के निवासी हो, यहीं से वो उत्पन्न हुआ हो और यहीं का कोई व्यक्ति हो जो हम पर हुकूमत करे। समझ में आया? तो इनकी ऐसी नीति थी। स्वराज का मतलब यही होता है। क्लियर? तो यही नीति को लेते हुए वो मराठा साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो सबसे पहले जब इन्हें पूना की जागीर मिलती है तो आसपास का जो मावल का प्रदेश रहता है वो वहाँ के सैनिकों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद वो जो पूना के आसपास के दुर्ग होते हैं, मीन्स जो भी किले, दुर्ग मीन्स किला, जो भी आसपास का किला होता है उन सबको भी जीतना शुरू कर देते हैं। इन सैनिकों के एकत्रित होने से उनकी एक सेना तैयार हो जाती है, एक छोटी सी टुकड़ी मीन्स सेना तैयार हो जाती है। तो उन सब की सहायता से ये आसपास के किलों को भी जीतना शुरू कर देते हैं, जिसके अंतर्गत तोदड़, कोंडाला, पुरंदर, प्रतापगढ़ ये और जाम्बली और भी बहुत सारे किले रहते हैं जिन्हें ये जीत लेते हैं। इसके बाद 1656 में वो रायगढ़ को अपनी राजधानी बना लेते हैं। ये है रायगढ़ को अपनी राजधानी बना लेते हैं। इसके बाद जब ये आगे बढ़ते हैं तो आसपास के जो सुल्तान रहते हैं, नवाब रहते हैं, निज़ाम रहते हैं, जो भी जगह जगह पे उनका नाम है, जैसे कर्नाटक में नवाब, हैदराबाद में निज़ाम, यहाँ अवध में भी नवाब होते थे। फिर बंगाल के भी सूबेदार होते थे, उन्हें नवाब कहा जाता था। और यहाँ पर मुग़ल में तो बादशाह होते थे, मुग़ल बादशाह जो हेड होता था। केंद्रीय सत्ता उस समय मुग़ल के हाथ में थी। तो ये जगह जगह पे इनके नाम होते थे। तो उसी तरह से बीजापुर का सुल्तान रहता है, वो बहुत परेशान रहता है शिवाजी से। वो देखता है कि शिवाजी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक समय ऐसा आएगा कि वो बीजापुर पर भी हमला बोल दें,
फिर क्या करूँगा मैं, तो वो डर जाता है। तो इसके लिए वो अफजल खां को नियुक्त करता है बीजापुर का सूबेदार। बीजापुर का सूबेदार बना देता है अफजल खां को और कहता है कि जाओ तुम शिवाजी को जैसे मन करे वैसे रोको, उन्हें मारो, उन्हें घायल करो या फिर उनके साथ संधि करो, लेकिन शिवाजी को रोको। शिवाजी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। उस समय शिवाजी छापामार पद्धति का यूज़ करते थे। छापामार युद्ध पद्धति कहें या गोरिल्ला युद्ध पद्धति कहें, उसका यूज़ करते थे। इसके अंतर्गत क्या था कि बहुत सारी, अगर मान लीजिए सेना खड़ी है तो ये लोग पीछे से आकर हमला करते थे और मार काट कर, मीन्स हत्याएं कर कर, लूटपाट करके और फिर वापस चले जाते थे। पता भी नहीं चलता था कब आए और कब चले गए। तो शिवाजी और उनकी सेना इस काम में निपुण थी, जबकि पूरे भारत में इस छापामार पद्धति से सब अनभिज्ञ थे। सिर्फ शिवाजी को ये पता था कि कैसे किया जाता है। और यहाँ पर ये एरिया जो था पहाड़ी एरिया था, तो पहाड़ी एरिया में ऐसी चीज़ें करना शिवाजी के लिए बहुत आम बात थी। शिवाजी और उनकी सेना के लिए बहुत आम बात थी, वो सबको सिखा चुके थे ऐसा काम करना। मीन्स ये लोग लूटा भी करते थे। इसके बाद अफजल खां 1659 में शिवाजी के पास जाता है, उन्हें बुलाता है बातचीत करने के लिए, लेकिन वो चाहता था कि शिवाजी से बातचीत करते करते धोखे से उनका वध कर देगा। लेकिन शिवाजी को इसकी भनक लग जाती है। शिवाजी पहले से ही तैयार होकर, मीन्स प्रिपेयर होकर आए रहते हैं और अफजल खां को वहीं पे मार देते हैं। जब ये बात बीजापुर के सुल्तान को पता चलती है तो वो क्या करता है, शिवाजी से युद्ध करता है। इस तरह से उन दोनों के बीच युद्ध होते हैं, मराठा और बीजापुर का युद्ध होता है। एट लास्ट ये होता है कि बीजापुर आत्मसमर्पण करता है और फिर बीजापुर पर किसका अधिकार होगा, मराठों का अधिकार हो जाता है। बीजापुर के साथ साथ फिर दक्षिण का जो कोंकण एरिया रहता है, ये कोंकण एरिया, फिर कोल्हापुर का क्षेत्र, ये सारे के सारे बीजापुर, ये सारे के सारे शिवाजी के अंडर में आ जाते हैं। मीन्स मराठा साम्राज्य इस तरह से आगे बढ़ रहा है। अच्छा, तो बीजापुर की ये कहानी हो गई। अब दूसरी कहानी को स्टार्ट करते हैं। औरंगजेब। औरंगजेब बड़ा परेशान रहता है कि इस तरफ साउथ की तरफ मराठा साम्राज्य उदित हो रहा है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि कोई भी राजा एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते थे। सब एक दूसरे को दबाना चाहते थे, संधि करते थे, विवाह करते थे, युद्ध करते थे। तो इस तरह से वो दूसरे राज्य को दबा दिया करते थे। तो इसी तरह से मराठा में शिवाजी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। औरंगजेब परेशान हो गया, अरे ये कौन आ गया जो इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। वो क्या करता है, दक्कन, उस समय औरंगजेब, ये पूरा एरिया, औरंगजेब मीन्स मुग़ल साम्राज्य था, दक्षिण तक औरंगजेब इस एरिया को लेकर आया था, विस्तार किया था मुग़ल का। तो वो साउथ में, मीन्स यहाँ पर दक्कन पर सूबेदार नियुक्त करता है शाइस्ता खां, जो औरंगजेब का रिश्तेदार में मामा लगता है। शाइस्ता खां को नियुक्त करता है और कहता है जाओ तुम शिवाजी को रोको, जैसे मन वैसे रोको, उन्हें घायल करो, मारो। जो बात वो बीजापुर के सुल्तान ने कही थी अफजल खां को, सेम वही बात औरंगजेब भी शाइस्ता खां को कहता है। अच्छा, शाइस्ता खां आता है, वो क्या करता है, पूना में आक्रमण करता है और अपना हेडक्वार्टर बना लेता है। मीन्स अपने अधिकार में पूना को ले लेता है और हेडक्वार्टर बना लेता है। अब वहीं पे वो रहता है। शिवाजी तो छापामार युद्ध पद्धति में निपुण थे ही, वो उसी पद्धति का यूज़ करते हुए रातों रात हमला कर देते हैं। पूना में शाइस्ता खां का परिवार भी रहता है। रातों रात हमला कर देते हैं, जिसमें शाइस्ता खां का पुत्र और उसका रक्षक, ये दोनों मारे जाते हैं और शाइस्ता खां घायल हो चुका रहता है। किसी तरह से अपनी जान बचाकर औरंगजेब के पास भागता है। औरंगजेब के पास वो जब गया था तो बहुत गुस्सा करता है औरंगजेब कि तुम भाग कर क्यों आए हो, उनसे युद्ध करना चाहिए था। गुस्सा तो बहुत आया औरंगजेब को, लेकिन रिश्तेदारी में लगता था मामा, उसे मार नहीं पाया। कहा कि तुम वहाँ का सूबेदार छोड़ो और तुम जाओ अब बंगाल के सूबेदारी संभालो। तो इस तरह से दक्कन का सूबेदार हट जाता है, शाइस्ता खां से छीन लेता है और बंगाल का सूबा उसे सौंप देता है। अब यहाँ पर शिवाजी वापस प्राप्त कर लेते हैं पूना को, तो शिवाजी की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। तो समझ में आया, शिवाजी
और औरंगजेब की ये लड़ाई, अभी ये आगे भी चलेगा। उसी बीच शिवाजी 1664 में सूरत बंदरगाह को लूट लेते, यहाँ रहता है सूरत, गुजरात में, सूरत बंदरगाह को लूट लेते हैं। अच्छा, सूरत बंदरगाह में अंग्रेज़ों की भी बस्तियाँ थीं, मीन्स कोठियाँ, बस्तियाँ, फैक्ट्रियाँ, कुछ भी कहिए, अंग्रेज़ों की भी थीं, वहाँ पे पुर्तगालियों की भी थीं, फिर इसके बाद कई सारे अमीर घरानों की थी, मुग़लों की भी थीं। वहाँ से सामान का आवागमन होता था, बंदरगाह में तो आवागमन ही होता है ना, तो वहाँ से आता जाता था उनका सामान। तो वहाँ पे बहुत सारे अमीरों की कोठियाँ थीं। तो शिवाजी उस कोठी को, मीन्स सूरत बंदरगाह को पूरा लूट लेते हैं, काफ़ी भारी मात्रा में लूटते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सैन्य इकट्ठा करनी होती है, सैनिकों का खर्चा देना होता है, उन्हें सब कुछ धन एकत्रित करना होता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए वो सूरत बंदरगाह को लूट लेते हैं। अब औरंगजेब और बौखला जाता है कि एक तो वैसे ही नहीं शांत करवा पा रहे हैं, ऊपर से सूरत बंदरगाह भी लूट के चला गया, अब क्या किया जाए। तो वो जाता है आमेर, यहाँ राजस्थान में है आमेर, आमेर राजा जय सिंह के पास। उनसे कहता है कि आप जाइए और शिवाजी को शांत करिए, उनके साथ संधि करिए या उनके साथ युद्ध करिए, आक्रमण करने की पूरी इजाज़त दे देता है उन्हें। अच्छा, जय सिंह से कौन रहता है उसका? जय सिंह उनका एक बहुत अच्छा सलाहकार, विश्वसनीय सलाहकार रहता है जय सिंह। आमेर के रहते हैं ये, आमेर वही जहाँ की जोधाबाई रहती हैं, जो अकबर की पत्नी रहती हैं, वहीं की। तो वहीं का रहता है जय सिंह। ये आते हैं, ये चले जाते हैं पुरंदर। पुरंदर में उस समय शिवाजी और शिवाजी का परिवार था। महाराष्ट्र में शिवाजी और शिवाजी का परिवार था और वहीं पे खजाना भी रखा हुआ था। ये पुरंदर को पूरा घेर लेते हैं और पूरे के पूरे रास्तों को बंद कर देते हैं, मीन्स शिवाजी के बचने का कोई रास्ता छोड़ते नहीं हैं। शिवाजी युद्ध करते हैं लेकिन जीत नहीं पाते हैं। लास्ट में उन्हें हार मानकर समझौता करना पड़ता है। किससे? जय सिंह से। जय सिंह और शिवाजी के बीच समझौता होता है। क्या समझौता होता है कि शिवाजी ने जो 35 किले जीते हैं, उसमें से 35 किले जो जीते हैं, मीन्स जो आसपास के एरिया से जो जीते रहते थे, खुद तो बनाते नहीं थे, जीतते थे, उसमें से 23 किले मुग़ल को देंगे और जो 12 किले होंगे वो स्वयं अपने पास रखेंगे, वो मराठा के ही पास होंगे, लेकिन मराठा जो होंगे वो मुग़लों के वफादार बनकर रहेंगे। शिवाजी ये भी बात मान लेते हैं। इसके बाद शिवाजी बीजापुर के विरुद्ध युद्ध लड़ेंगे और अगर वो बीजापुर को जीत जाते हैं तो शिवाजी मुग़लों को कर देंगे। समझ में आया? शिवाजी जीतेंगे बीजापुर को लेकिन कर देंगे मुग़लों को। भाई ये कैसी शर्त है? लेकिन ये भी शर्त को शिवाजी मान जाते हैं। इसके बाद 5000 मनसब पर शिवाजी के पुत्र संभाजी को नियुक्त कर दिया जाता है। ये 3 शर्त होते हैं, शिवाजी मान जाते हैं। मानना तो नहीं चाहते हैं पर उनके पास और कोई रास्ता नहीं रहता है, उन्हें मानना पड़ता है। शिवाजी कहते हैं अभी तो जान बचाना ज़रूरी है, आगे चलकर हम ये सारी चीज़ें प्राप्त कर लेंगे। ऐसी षड्यंत्र रचते रहते हैं शिवाजी। तो उसी समय जय सिंह मना लेता है शिवाजी को कि आप आगरा चलिए औरंगजेब से। उस समय राजधानी दिल्ली हुआ करती थी, पर लिखा जाता है कि आगरा की यात्रा करते हैं शिवाजी औरंगजेब से मिलने के लिए। जाना तो नहीं चाहते हैं पर जय सिंह उन्हें किसी तरह से मनवा लेता है कि आप आगरा चलिए, औरंगजेब से मिलिए और हम लोग वहाँ पे बातें करेंगे, कुछ संधियाँ होंगी, कुछ शर्त होंगे और औरंगजेब बहुत अच्छा है। ऐसी ऐसी बातें करके फंसा करके उन्हें लेकर पहुँचता है। 1666 में शिवाजी आगरा की यात्रा करते हैं। वहाँ जब वो पहुँचते हैं तो औरंगजेब उनके साथ आम जनता की तरह बिहेव करता है, मीन्स सही से बिहेव नहीं करता है उनके साथ। तो शिवाजी को ये अपना अपमान लगता है और शिवाजी उस समय अकेले नहीं कह रहते हैं, उनके साथ उनका पुत्र राम सिंह भी गया होता है। औरंगजेब इन दोनों लोग को कैद कर लेता है, वहाँ पर कैद करके जयपुर के महल में डाल देता है उन्हें, जयपुर महल के कारखाने में वहाँ पे कैद कर लेता है। अब शिवाजी और उनका पुत्र किसी तरह से बच बचाकर भागते हैं और भागकर वो अपने महल वापस आते हैं। फिर उसके बाद वो षड्यंत्र रचते हैं और फिर वो सूरत को एक बार पुनः लूट लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास धन नहीं होते थे और
क्यों नहीं होते थे? क्योंकि इस समय संधि हुई थी, सारी की सारी चीज़ें मुगल ने उनसे छीन लिया था। ये जो 23 महल लिए थे मुगल ने उनसे, इन महलों से मीन्स इन किलों से सबसे ज़्यादा इनकम होता था। मीन्स सबसे ज़्यादा जिससे इनकम होता था उसे मुगल ले लिए थे, और जिससे कम इनकम होता था उसे कहते मराठा तुम अपने पास रखो। फिर इसके बाद 1670 में वो सूरत बंदरगाह को पुनः लूटने के बाद वो 4 वर्षों के अंतर में, मीन्स 4 वर्षों के अंदर वो पूरा का पूरा एरिया जो मुगल के पास चला गया था वो अब वो जीत लेते हैं। समझ में आया इतना? मीन्स 23 किले जो मुगल ले लिए थे फिर उन्हें ये वापस प्राप्त कर लेते हैं जीत करके, और ये 12 तो मराठा के पास थे ही। अपनी शक्ति फिर से वो बढ़ा लेते हैं। औरंगजेब उन्हें शांत करने के लिए उन्हें कहते हैं ना कुछ उपाधि दे देना, थोड़ा सा कि मैं आप ही की साइड में हूँ। तो औरंगजेब उन्हें राजा की उपाधि देता है। किसको? शिवाजी को। कौन दिया राजा की उपाधि शिवाजी को? औरंगजेब। ये क्वेश्चन पूछता है। अब जब शिवाजी को लगता है कि अब मेरे पास सब कुछ हो गया है तो क्यों ना अब मैं अपना राज्याभिषेक करा लूँ। अभी तक शिवाजी का राज्याभिषेक नहीं हुआ था। राजधानी रायगढ़ थी। रायगढ़ में वो अपना राज्याभिषेक कराते हैं। काशी से पंडित बुलाते हैं श्री विश्वेश्वर गंग भट्ट को। ये तांत्रिक विधि से शिवाजी का राज्याभिषेक करते हैं और छत्रपति बनते हैं। वहाँ पे बादशाह को छत्रपति कहा जाता था। और फिर इस राज्याभिषेक के कुछ दिनों बाद ही इनकी माता जीजाबाई की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद राज्याभिषेक के बाद वो कई छोटे छोटे युद्ध करते हैं अंग्रेज़ों से, पुर्तगालियों से, बीजापुर से, मुगलों से। कई छोटे छोटे युद्ध करते हैं और उन क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले लेते हैं। ये पूरा क्षेत्र अब धीरे धीरे शिवाजी का होने लगता है। इसके बाद कर्नाटक का अभियान, मीन्स कर्नाटक की तरफ वो जाते हैं। वहाँ पर तुंगभद्रा से लेकर ये पूरा कावेरी, तुंगभद्रा से लेकर पूरा कावेरी का एरिया भी अब शिवाजी के हाथों में आ जाता है, जिसमें जिंजी, वेल्लूर, ये सब एरिया भी शिवाजी के हाथ में आ जाता है। ये कर्नाटक का एरिया रहता है। उसके बाद जब वो कर्नाटक से युद्ध करके वापस जाते हैं तो वहीं पर शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। 3 अप्रैल 1680 में शिवाजी की मृत्यु होती है। लगभग 53 वर्ष की उम्र में शिवाजी मर जाते हैं। इसके बाद अगर इनकी शासन व्यवस्था को देखें तो शिवाजी कुशल शासक के साथ साथ ये एक कुशल प्रशासक भी थे। अच्छा, कैसे कुशल प्रशासक? इन्होंने अपने मंत्रिमंडल में 8 मंत्री ऐसे नियुक्त किए थे जो इनके पर्सनल सलाहकार हुआ करते थे। जैसे होते हैं ना, अकबर ने 9 रत्न बनाए थे, उसी तरह से इन्होंने अष्ट प्रधान बनाया था। इन मंत्रियों को अष्ट प्रधान कहा जाता, मीन्स 8 मंत्रियों की मंडली को शिवाजी के अष्ट प्रधान कहा जाता था। अच्छा, अब इसमें कौन कौन लोग हैं? तो सबसे पहले हैं पेशवा। पेशवा प्रधानमंत्री का काम देखता था। फिर अमात्य, ये राजस्व अधिकारी मीन्स फाइनेंशियल मिनिस्टर होता था। सर ए नौबत, ये सेनापति होता था। फिर वाक्यान्वित, ये सूचना विभाग और संधि विग्रह का काम किया करता था, गुप्तचर होता था ये। और फिर चिटनिस, ये राजकीय पत्रों को पढ़ा करता था। न्यायाधीश, ये न्याय विभाग होता था। पंडित राव, ये धर्म और दान विभाग होता था। सुमंत या दबीर, ये विदेश मंत्री होते थे। समझ में आया? और इनकी नियुक्ति वंशानुगत नहीं थी, ये योग्यता के आधार पर नियुक्त किए जाते थे और इन्हें नगद वेतन भी दिया जाता था। अगर प्रांतीय शासन की बात करें तो शिवाजी ये पूरा सूरत से लेकर ये कोंकण का एरिया, समुद्री तट एरिया है, कोंकण तट का एरिया, ये पूरा शिवाजी के अधिकार में था। इधर कर्नाटक में जिंजी का एरिया और फिर इधर पूना, सतारा, रायगढ़, कोल्हापुर, ये पूरा एरिया लगभग एक साउथ का बड़ा एरिया उनके हिस्से में आ चुका था, जिस पर शिवाजी का अधिकार था। इसके बाद चलते हैं, मीन्स राजस्व व्यवस्था क्या थी इनकी? तो भूमि कर, भूमि से उपज होता था, उससे ये कर लेते थे। फिर इसके बाद चौथ की शुरुआत मराठाओं ने की थी, मीन्स शिवाजी ने ही की थी। चौथ के अंतर्गत क्या था कि भूमि को बर्बाद न करने के बदले कर प्राप्त करना। मीन्स ये कहीं पे जाते थे, आक्रमण कर देते थे, बोलते थे कि तुम हमें
अपनी इनकम का 1/4 हिस्सा दोगे, वरना हम तुम्हारा ये क्षेत्र बर्बाद करके रख देंगे। तो वो मजबूरन उन्हें कर देता था। तो ये भी एक इनकम था। इसके बाद सर देशमुख, इसके अंतर्गत था हक का दावा करते थे कि वो ज़मीन इनका है, उस पर ये हक का दावा कर देते थे और फिर वहाँ से इन्हें कर प्राप्त होता था। और एक और मैंने बताया कि ये लूटा भी करते थे। जब इन्हें धन की ज़रूरत होती थी तो ये अमीर खानदानों को लूटा करते थे, मीन्स बादशाहों, महलों, इन्हें लूटा करते थे। गरीबों को नहीं लूटते थे, अमीरों को लूटा करते थे। फिर इसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं, शिवाजी का तो ख़त्म हो गया। इसके बाद इनके पुत्र आते हैं संभाजी, जो 1680 से 89 तक का शासन रहता है, छत्रपति बनते हैं। छत्रपति संभाजी महाराज इनका ये पूरा नाम था। जैसे शिवाजी का पूरा नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज, इन लोग के नाम के बाद में महाराज लगाया जाता था। इनकी जो माता रहती हैं साईबाई निम्बालकर। शिवाजी 8 विवाह किए रहते हैं। 8 विवाह में जिसमें पत्नी रहती हैं साईबाई निम्बालकर, एक पत्नी ये भी रहती हैं, उनसे पुत्र जन्म लेता है संभाजी। तो संभाजी के सलाहकार होते हैं कवि कलश, ये उज्जैन के रहते हैं। इनके टाइम पर मुगल शहजादा अकबर, वो वाले अकबर नहीं, महान अकबर नहीं, मुगल शहजादा अकबर, ये औरंगजेब का विद्रोही बेटा रहता है, जो भागकर संभाजी के पास आया रहता है और कहता है मुझे बचाओ, मुझे शरण में रखो। मराठा मीन्स संभाजी उन्हें अपने शरण में ले लेते हैं। अब औरंगजेब और बौखला जाता है, वो तो पहले से ही मराठा को पसंद नहीं करता था, ऊपर से उसके विद्रोही बेटे को भी शरण दे दिया। तो ये औरंगजेब सोचता है कि मेरे लिए अच्छा नहीं है, मीन्स वो सारी सूचनाएं, महलों की सूचनाएं जाकर वो संभाजी को देगा, मीन्स विभीषण का काम करेगा। तो इस तरह से उसे पसंद नहीं आता है। अब वो संभाजी को ढूंढने लगता है। इस तरह से संभाजी और औरंगजेब लगभग 4 वर्ष तक लुका छिपी का खेल चलता है औरंगजेब और संभा के बीच। 4 वर्ष तक लुका छिपी का खेल चलता है और संगमेश्वर नामक स्थान पर संभाजी और इनके सलाहकार रहते हैं कवि कलश। इन दोनों को मुगल के सैनिक रहते हैं, इन्हें प्राप्त कर लेते हैं, मीन्स उनके हाथ लग जाते हैं। कौन? संभाजी और इनका सलाहकार कवि कलश, ये दोनों हाथ लग जाते हैं मुगलों के। कैद करके मीन्स इन्हें पकड़ के ले जाया जाता है औरंगजेब के पास। औरंगजेब इनकी बहुत बुरी तरह से निर्मम हत्या करवा देता है, बहुत बुरी तरह मरवा देता है संभाजी को, कवि कलश को भी, लेकिन संभाजी को बहुत बुरी तरह से मरवाया जाता है। इसके बाद इनके भाई, मीन्स ये इनके छोटे भाई रहते हैं, शिवाजी के बेटे रहते हैं, छोटे बेटे राजा राम। राजा राम 1689 से 1700 तक शासन करते हैं। जैसे मैंने बताया शिवाजी की 8 पत्नियां थीं, तो एक और पत्नी रहती हैं सोयराबाई मोहिते, उनसे ये पुत्र जन्म लेता है राजा राम। और राजा राम की पत्नी रहती हैं ताराबाई। देखिए, अगर आप शिवाजी की फैमिली ट्री को समझेंगे तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसी में आगे चल के भी पेशवाओं का भी फैमिली बनने लगता है। तो इसमें 2 ट्री चलती है, एक तो शिवाजी का और दूसरी तरफ चलता है पेशवाओं का। पर आप यहाँ देखेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मैं यहाँ पे सारे पॉइंट्स आपको क्लियर करा दूंगी। देखिए, जैसा एक बार ये ट्री को बता देते हैं। जीजाबाई और शाहजी भोसले से पुत्र होते हैं शिवाजी। शिवाजी की पत्नी रहती है साईबाई। वैसे तो 8 पत्नियाँ रहती हैं, पर हमें 2 ही की ज़रूरत है। शिवाजी की पत्नी रहती है साईबाई और इधर रहती हैं सोयराबाई मोहिते। साईबाई से जन्म लेता है संभाजी और सोयराबाई से जन्म लेते हैं राजा राम। राजा राम की पत्नी रहती है ताराबाई, और अभी इनकी भी पत्नी का नाम आएगा, ईशू नाम रहता है इनकी पत्नी का, आगे भी देखेंगे। फिर इनके पुत्र आगे चलते चले जाते हैं। राजा राम के टाइम पर ही जिंजी का घेरा मुगलों ने डाला था, मीन्स जिंजी जो एरिया रहता है कर्नाटक में, वहाँ पर मुगल पूरा घेरा बना लेते हैं। लगभग 9 साल तक घेरा बनाए रहते हैं। 1689 से लगभग 98 तक, 819, हाँ, 9 साल तक घेरा बनाए रहते हैं। और सोचिए, मतलब 9 साल तक घेरा बनाए हैं, मीन्स राजा राम के महल के अंदर, मीन्स जिंजी के महल में अंदर सारी चीज़ें उपलब्ध हैं वहाँ पर, कि वो 9 साल तक आराम से रह रहे थे। पर जब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है तब वो बाहर निकलते हैं और फिर मुग़ल आक्रमण करते हैं। लास्ट में क्या होता है
कि जिंजी पर मुगलों का अधिकार हो जाता है। रायगढ़ भी इनके हाथ से चला जाता है, ये रायगढ़ और जिंजी भी इनके हाथ से चला गया, मुगलों के हाथ से। फिर ये भाग जाते हैं सतारा, मराठा जो रहते हैं सतारा की तरफ भागते हैं। फिर सतारा को अपनी राजधानी बना लेते हैं, सतारा को अपनी राजधानी बना लेते हैं और फिर इनकी मृत्यु हो जाती है 1700 में। राजा राम की मृत्यु हो गई 1700 में। जब इनकी मृत्यु हुई रहती है तब इनकी वाइफ जो रहती है वो प्रेग्नेंट रहती हैं। और सोचिए उत्तराधिकार इतना छोटा है, मीन्स शिशु है अभी वो उत्तराधिकारी जो है, तो कौन अब शासन करेगा। तो 8-9 वर्ष के बाद छत्रपति बना दिया जाता है उस बालक को, जिसका नाम रहता है शिवाजी द्वितीय। बस ये नाम भर के छत्रपति रहते हैं, पर इनकी संरक्षिका रहती हैं ताराबाई, इनके संरक्षण में वो रहते हैं। लगभग 1700 से 7 तक अपना शासन चलाते हैं, ये सब कुछ देखती हैं ताराबाई, बस ये नाम के रहते हैं शिवाजी द्वितीय। अब इधर आते हैं, अब कहानी देखिए, यहाँ से फिर हम यहाँ आएंगे 1707 से फिर आएंगे 1707 से 49, यहाँ आते हैं साहू जी। अब ये साहू जी कहाँ से आ गए। साहू जी संभाजी के पुत्र रहते हैं। जैसे कि 2 पत्नियां थीं शिवाजी की, साईबाई और स्वराबाई मोहिते। ये संभाजी और राजा राम दोनों अलग अलग पत्नियों के पुत्र रहते हैं। तो संभाजी के पुत्र रहते हैं साहू जी। अच्छा, साहू जी तो अब तक कहाँ थे ये, तो अभी तक साहू जी और संभाजी की पत्नी यीशु, ये दोनों मुगल के कैद में रहते हैं। औरंगजेब इन्हें कैद करके रखा रहता है, किसको, यीशु को और साहू जी को। जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तब इन दोनों को मुक्त कर दिया जाता है और ये वापस अपने राज्य आते हैं। तो देखते हैं कि शिवाजी द्वितीय राजा बनके बैठा हुआ है, वो भी नाबालिग है, इतना छोटा सा है। साहू जी अब उन्हें अच्छा नहीं लगता है कि गद्दी इनकी है, कहा जाता है कि आप हट जाइए, पर वो नहीं हटते हैं। ताराबाई संरक्षिका रहती हैं, वो नहीं हटने देती हैं। तो इसी बीच साहू जी और ताराबाई के बीच युद्ध होता है, जिसका नाम है खेड़ा का युद्ध। खेड़ा का युद्ध, हाँ, खेड़ा का युद्ध होता है और फिर जिसमें ताराबाई हार जाती हैं। अपने पुत्र शिवाजी के साथ वो कोल्हापुर चली जाती हैं, कोल्हापुर में अपना राज्य बसाती हैं। शिवाजी और ताराबाई ये दोनों मिलकर कोल्हापुर चले गए। अब छत्रपति कौन नया बना है, साहू जी। समझ में आया इतना। 1707 से 49 तक ये राजपाट देखते हैं। इसके बाद 49 के बाद आएंगे यहाँ पे राजा राम द्वितीय। अच्छा, अब कहानी अब यहाँ पे समझिए, यहाँ के बाद हम यहाँ क्यों आ गए, जबकि ये लोग कोल्हापुर चले गए हैं। साहू जी जो रहते हैं इसी टाइम पे शुरू होता है पेशवाओं का। वैसे शिवाजी भी पेशवाओं को शुरुआत किए थे, मीन्स पेशवा मीन्स प्रधानमंत्री का जो कार्य देखता था, सबसे बड़ा मंत्री होता था पेशवा। शिवाजी ने शुरुआत की थी, लेकिन शुरुआत उन्हें और ज़्यादा अधिकार कौन देता है, तो साहू जी। समझ में आया इतना। साहू जी ये पेशवा बनाते हैं बालाजी विश्वनाथ को। बालाजी विश्वनाथ जाते हैं ताराबाई के पास, ताराबाई रहती हैं राजमाता, ताराबाई के पास। उनसे कहते हैं कि हम लोग मिल जाएं, हमारा जो परिवार अलग हुआ है हम लोग मिलकर साथ रहेंगे। तो वो मान जाती हैं और यहीं पे इन दोनों परिवारों का पैचअप हो जाता है। और फिर नेक्स्ट जो छत्रपति बनते हैं वो राजा राम द्वितीय बनते हैं। 1749 से 77 तक ये रहते हैं। इसके बाद अगर हम इसके बाद साहू जी द्वितीय बनते हैं, मीन्स इसके बाद यहाँ पर आएंगे 77 के बाद 1777 से 1800 तक साहू जी द्वितीय रहते हैं। फिर प्रताप सिंह के टाइम पर अंग्रेज हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं। 1808 से 18 तक रहते हैं ये। अंग्रेज इन्हें पद से हटा देते हैं, पदच्युत कर देते हैं कि आप पद पे नहीं रहेंगे, क्योंकि आंतरिक हस्तक्षेप अंग्रेज करना शुरू कर देते हैं। और इन्हें हटाकर अप्पा साहब इसी वंश के ही रहते हैं। अप्पा साहब भी और भी पत्नियों के पुत्र से ये आए रहते हैं। अप्पा साहब को 1818 से ये 40 तक छत्रपति बने रहते हैं और अप्पा साहब को अंग्रेज नया छत्रपति बना देते हैं। तो इतना समझ में आया। फिर बाद में
अप्पा साहब जो नहीं, फिर अप्पा साहब वो अंग्रेज़ों की कठपुतली की तरह काम करते हैं और एट लास्ट क्या होता है, ये सब सतारा में चल रहे हैं। पहले यहाँ पर था कोल्हापुर में, पर बाद में फिर सब सतारा शिफ्ट हो गया। और फिर यहाँ पे अप्पा साहब जो बनते हैं वो अंग्रेज़ों की कठपुतली रहते हैं। अंग्रेज़ी सरकार की सहायता से ही बने रहते हैं तो कठपुतली तो रहेंगे ही, अंग्रेज़ी यही तो करते थे। ये उसी समय डलहौजी की हड़प नीति आई रहती है। हड़प नीति में क्या था, गोद निषेध प्रथा, मीन्स अगर किसी भी राज्य के पास उसका उत्तराधिकारी नहीं है तो वो किसी को भी गोद नहीं ले सकता है। समझ में आया, वो किसी को गोद नहीं लेगा। तो यहाँ पर अप्पा साहब के पास कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है तो सतारा में रहते हैं ना, ये सतारा, इसे क्या करते हैं, वे हड़प लेते हैं। हड़प नीति से मीन्स अपने अंडर में ले लेते हैं कि उत्तराधिकार नहीं है, अब यहाँ पे अंग्रेजी सत्ता होगी। समझ में आया इतना। तो सतारा जो होता है सबसे पहला राज्य बनता है जो हड़प नीति के अंतर्गत आता है। तो ये पूरी कहानी समझ में आई। शिवाजी, फिर इसके बाद इनके पुत्र, ये कहानी लंबी चलेगी। अभी ये कहानी यहीं पे नहीं खत्म, ये तो सिर्फ अभी छत्रपतियों की कहानी है, छत्रपति कहानी यहीं पे समाप्त हो गई। लेकिन इसके बाद आएगा मराठा साम्राज्य को आगे लेकर चलते हैं पेशवा, जिसकी शुरुआत शिवाजी ने की थी, पर उन्हें ज़्यादातर अधिकार दिया था साहू जी। साहू जी से बालाजी विश्वनाथ की शुरुआत होगी, पेशवा बालाजी विश्वनाथ। तो इनकी कहानी को भी हम जानेंगे आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मराठाओं को देखिए, वीडियो को 1 से 2 बार पढ़िए, सुनिए, तब ये कहानी समझ में आ जाएगी। कुछ भी टफ नहीं है, आप पढ़ते रहिए, भूलता रहता है चीज़ें, लेकिन आप चार्ट के माध्यम से पढ़िए और चार्ट को अगर बना रहे हैं तो उसे रिवाइज भी करते रहिए, क्योंकि रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रिवीजन नहीं करेंगे तो कितना भी चार्ट बना लीजिए वो सब के सब भूल जाएगा आपको। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पेशवाओं के साथ। तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।